अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ भी सुनने के काबिल होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। यस, आवाज क्लियर है सर। ठीक है। अब देखें, कल जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, एक मिनट दीजिएगा। ये बड़ा मसला है यार। तंग आ गया हूँ मैं ऑनलाइन क्लास से ना, ऑनलाइन क्लासेस से ना बस अब नफरत सी होने लगी। तो फिर आज एक छुट्टी दे मिनट दूं? जरा आईपैड डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, मेरे ख्याल से अब स्क्रीन शेयर हो रही है। देखिए, हम बात ये कर रहे यस थे कि कल की क्लास थी उसमें हमने एक वर्कशीट सॉल्व की थी ड्राइव यूनिट्स की। और वर्कशीट सॉल्व करते वक्त लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो एज एन असाइनमेंट दिया था, होमवर्क के तौर पे दिया था ये क्वेश्चन आप। ठीक है। यस सर। और आप में से चंद वो लोग जिनकी गैरत, हया, शर्म अभी तक बाकी है, उन्होंने मेरे साथ शेयर भी की थी इसका सोल्यूशन। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो गैरत, शर्म, हया कितनी नापैद है। तो बहरहाल ये कि जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया, इसको शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। वो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उनके अंदर अल्लाह ताला जो है कुछ शर्म, कुछ हया पैदा करे, ताकि वो आइंदा जो है इस तरह के काम कर सके जिंदगी। बहरहाल तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं इसको आज के लेक्चर में कॉपी कर रहा हूँ और फिर आपको मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना था आपको। अच्छा जी, तो अब जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द ड्रैग फोर्स एफ डी, यानी कि एफ डी जो है बेसिकली कोई फोर्स है। तो कह रहा है ड्रैग फोर्स एफ डी, यानी कि एफ डी बेसिकली कोई फोर्स है। Acting on a sphere moving through a fluid is given by expression Fd equals to k rho v square, जहां पर k is a constant, rho is density and v is the speed of the sphere. कह रहे determine the SI base unit of k। तो अभी बताएं कि k की बेस यूनिट्स क्या होनी चाहिए। हमने ही सीखा है कि हमें जिस चीज की बेस यूनिट निकालनी होती है हम उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। हम k को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बराबर आएगा वो एफ डी अपॉन रो वी स्क्वायर के बराबर है। तो बराबर आएगा वो एफ डी अपॉन रो वी स्क्वायर के बराबर आएगा। अब यहाँ पर जब आप यूनिट्स ऑफ के निकालेंगे, तो जब आप यूनिट्स ऑफ के निकालेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों की यूनिट पुट करनी पड़ेगी। मिसालों पे एफ डी का मतलब है फोर्स। फोर्स की बेस यूनिट क्या होती है? फोर्स की बेस यूनिट जो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बेसिकली न्यूटन होती है, लेकिन न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। रो डेंसिटी है। डेंसिटी की बेस यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है।
स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ओके, वी पे स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड होगा किलोग्राम मीटर -3, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा मीटर स्क्वायर एंड सेकंड -2। अब किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड -2 सेकंड -2 कैंसिल हो जाएगा, और मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा मीटर -3 और मीटर +1। अब मीटर -3 में मीटर +1 ऐड करेंगे तो बचेगा मीटर -2, और मीटर -2 को ऊपर लेकर आएंगे तो बचेगा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो के की एसआई बेस यूनिट है वो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे पता चला कि के की जो एसआई बेस यूनिट होगी वो क्या होगी, वो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सब लोगों के। यस सर। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है एक बॉल है जिसका वेट 1.5 न्यूटन है, दिस इज वेट ऑफ द बॉल। वो वर्टिकली रेस्ट से एयर में गिरती है, ठीक है, वर्टिकली रेस्ट से एयर में गिरती है वो, और उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है एफडी, यहाँ पर ड्रैग फोर्स का मतलब क्या होगा, ड्रैग फोर्स का मतलब होगा एयर रेजिस्टेंस। जब आप एयर में गिरेंगे तो आप पर जो एयर रेजिस्टेंस लगेगी वो बेसिकली आपकी ड्रैग फोर्स होगी। तो आप पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रही है, ड्रैग फोर्स लग रही है, वो आप उसी एक्सप्रेशन से मालूम करेंगे जो एक्सप्रेशन आपको पार्ट ए में दी, यानी कि इस एक्सप्रेशन की बात कर, इस एक्सप्रेशन से एफडी आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। द बॉल रीचेज अ कांस्टेंट या टर्मिनल स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब ये बॉल गिरते गिरते टर्मिनल स्पीड पर पहुंच जाएगी तो उस वक्त इसकी स्पीड 33 मीटर पर सेकंड। अगर इस कॉन्सेप्ट को जरा रिकॉल कर लें, कॉन्सेप्ट क्या होता था, कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर आप एयर की मौजूदगी में किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते थे तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या होती थी, 0, और इनिशियली उसका एक्सेलरेशन होता था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब आप ए लेवल्स में आ गए, इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप 9.81, ठीक है, ए लेवल्स में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू करता है तो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू करता है तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से उस पर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज, ठीक है, उस पर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज। उस पर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली इस पर लगने वाली रेजिस्टेंस का मतलब है बेसिकली ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज होगी यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस के साथ साथ, यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और ड्रैग फोर्स इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा कि इस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डिक्रीज, ठीक है, इस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स जो है डिक्रीज। जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो है वो भी डिक्रीज, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नीचे गिरते गिरते, एक वक्त ऐसा आएगा नीचे गिरते गिरते जो है वो एयर रेजिस्टेंस यानी कि ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाएगी। तो उस वक्त जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, और एक्सेलरेशन भी किसके बराबर होगा, 0, और स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। और उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली टर्मिनल स्पीड का। तो यहाँ पर आपकी जो टर्मिनल स्पीड उसने दी हुई आपको 33 मीटर पर सेकंड दी, और ये स्पीड किस वक्त होगी, ये स्पीड उस वक्त होगी जब आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो गई होगी, उस वक्त ऐसा होगा। अब कह रहे हैं अज्यूम दैट द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉल इज नेग्लिजिबल। अपथ्रस्ट जो बॉल पे लग रहा है वो नेग्लिजिबल। अपथ्रस्ट क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, फिलहाल तो इसको नेग्लेक्ट करने को कह रहे हैं ना, तो उसको फिलहाल हम नेग्लेक्ट ही कर दें। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे अपथ्रस्ट क्या होता है। एंड दैट द डेंसिटी ऑफ द एयर इज यूनिफॉर्म। डेंसिटी ऑफ एयर जो उसको आप कांस्टेंट मान लें, यानी शुरू से लेकर आखिर तक डेंसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट रहेगी, आप ये मान लें,
ठीक है, ऑलराइट। फिर ये कह रहे हैं फ्रॉम फॉर द इंस्टेंट व्हेन द बॉल इज ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड डिटरमिन एफडी। आप एफडी मालूम करें उस वक्त जब स्पीड ऑफ बॉल 25 मीटर पर सेकेंड है। अब देखें स्पीड ऑफ बॉल जब टर्मिनल स्पीड तक पहुंची है तो 33 होती है। 25 का मतलब है कि अभी बॉल टर्मिनल स्पीड तक नहीं पहुंची, यानी कि अभी इस वक्त एफडी जो है वेट के बराबर नहीं हुआ है, बल्कि एफडी वेट से कम है। ये रेजिस्टेंस अभी वेट से कम है, इसलिए टर्मिनल स्पीड गेन नहीं। तो अगर आपको एफडी मालूम करना है इस वक्त, तो एफडी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है के रो वी स्क्वायर। ये ऊपर एफडी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एफडी बराबर है के रो वी स्क्वायर के बराबर है। तो जो एफडी है वो जनाब के रो वी स्क्वायर के बराबर है, जिसमें आपको सिर्फ वी की वैल्यू पता है, और वी की वैल्यू कितनी है इस वक्त? वी की वैल्यू 25 है। ना आपको के पता है ना आपको डेंसिटी पता है, तो एफडी मालूम आप नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज करें। डिफरेंट टेक्निक हम ये यूज करेंगे कि एट टर्मिनल स्पीड, अगर मैं टर्मिनल स्पीड की बात कर लूं, तो अगर मैं टर्मिनल स्पीड की बात कर लूं, तो टर्मिनल स्पीड की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर एफडी जो है वो बराबर होगा वेट के, और वेट बराबर है 1.5 न्यूटन के। ये सवाल के शुरू में दिया हुआ है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो एफडी की जगह 1.5 आ जाएगा। के मुझे पता नहीं है, डेंसिटी मुझे पता नहीं है, स्पीड टर्मिनल स्पीड 33 है। तो आप इस 33 के स्क्वायर को यहाँ पे ले आए, तो 1.5 डिवाइड बाई 33 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के इंटू रो के। अब देखिए, ना तो आपको के पता चला ना आपको रो पता चला, लेकिन के और रो का प्रोडक्ट पता चल गया, और के और रो दोनों कांस्टेंट है। के भी कांस्टेंट है और डेंसिटी ऑफ एयर भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब अगर आप बात करें एट स्पीड इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, अगर आप 25 मीटर पर सेकेंड पर जो स्पीड है उसकी बात करें, तो फिर हम दोबारा से एफडी का फॉर्मूला लगाते हैं। दोबारा से एफडी का फॉर्मूला लगाएंगे तो के इंटू रो तो कांस्टेंट है ना, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि 1.5 डिवाइड बाय 33 का स्क्वायर, और वी स्क्वायर जो है, वी स्क्वायर जगह जो स्पीड है वो आ जाएगी, यानी कि 25 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6। तो पिछली वाली सेक्शन में भी यही आंसर आया था, तो सही होगा आंसर। तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स हो जाएगी इस वक्त वो 0.86 न्यूटन हो जाएगी। हो गई भाई। अब कह रहे हैं कि बॉल का एक्सेलेरेशन बताएं। अब देखें एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, तो एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। इसमें एफ का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि इस वक्त जब बॉल 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, और एम का मतलब होगा मास। दोनों चीजें मालूम करते हैं। देखिए इस वक्त जो बॉल गिर रही है तो नीचे बॉल पर वेट लग रहा है, और बॉल का वेट है 1.5 न्यूटन। ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है, और ड्रैग फोर्स है 0.86। तो जब दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हों तो फिर रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स, यानी कि 1.5 माइनस 0.86 के बराबर होगी रिजल्टेंट फोर्स, और ये बन जाएगा 0.64 न्यूटन बन जाएगा मेरे ख्याल से। बन गया। जहाँ तक मास का ताल्लुक है, मास बराबर होता है वेट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ जी। वेट आपका है 1.5 और वैल्यू जी आपकी 9.81। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, 1.5 डिवाइड बाय 9.81। सर हम जी की वैल्यू 1.5 10 क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि वो जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.81 होती है। बचपन में चूंकि आप लोग छोटे थे ना, तो लोग जीरो सुनाते कि पॉइंट बड़ा वन नहीं फाइव बनता। थ्री बचपन में चूंकि आप लोग छोटे थे तो उस 9.81 की कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए राउंड ऑफ करके 10 ले लेते थे। अब हम इसको 9.81 लिया करेंगे। हाँ, कभी कभी एग्जामिनर रहम खा के बोल दिया करेगा कि यार अभी छोड़ो इसको, राउंड ऑफ करके 10 ले लो, फिर तो सही है। अदरवाइज यू विल ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ जीएस 9.81। तो ओके 1.5 सर। को डिवाइड बाय 1.5 को डिवाइड बाय 9.81 करें तो क्या आंसर आ रहा है, 0.153 0.1 53 53। सर। 0.153। यस यस। सर। ऑलराइट, तो ये आ गया 0.153 आ। ठीक, तो ये आपका किलोग्राम इसका मास आ गया। अब एक्सेलरेशन के लिए जब आप रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो वो है 0.64
और मास रखेंगे तो वह है 0.153। तो डिवाइड करके मेरे ख्याल से आंसर 4.1 समथिंग आ जाएगा। Yes, sir. 4.18. 4.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन। आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 4.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। लास्ट पार्ट में कह रहा है कि डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन पार्ट बी एज इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 0 to 33। यानी शुरू से लेकर जब तक बॉल आपकी टर्मिनल स्पीड तक पहुंचेगी, जब तक बताएं कि इसका एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा। देखिए मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये बात कि शुरू में एक्सेलरेशन इसका जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जैसे जैसे गिरता रहेगा स्पीड और ड्रैग फोर्स बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन कम होता रहेगा। और जब ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन 0 हो जाएंगे और स्पीड टर्मिनल हो जाएगी। बस इस बात को अल्फाजों में लिखना है। कहते हैं चलिए acceleration is 9.81 meter per second square. As the ball falls down, its speed and drag force increases, due to which the resultant force and acceleration or acceleration decreases. ठीक है? When terminal velocity is achieved, the drag force is equal to weight and resultant force or acceleration becomes, ठीक है? तो ये जो पूरा वाकया है, ये पूरा वाकया मैंने अल्फाजों में लिख दिया कि किस तरह से इसका एक्सेलरेशन जो है शुरू से लेकर आखिर तक चेंज होता है। ठीक है? तो बस ये एक सवाल था, मैंने आपको इसलिए दिया था कि थोड़ा सा इसमें आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी आ रहे थे फ्री फॉल मोशन के। अगर आपको फ्री फॉल मोशन में, एक्सेलरेशन में, ड्रैग फोर्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप टेंशन ना लें, तो ये टॉपिक हम दोबारा बहुत तफसील के साथ फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में। फिलहाल चूंकि ये यूनिट से रिलेटेड एक सवाल आ गया था तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। अदरवाइज ये टॉपिक है भी आगे चल के हम दोबारा पढ़ेंगे। और आज का फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। अब जो अगला टॉपिक हमें कवर करना है इस चैप्टर में, वो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस पर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रीफिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स। अब देखिए प्रीफिक्स जो होती है उसका लिटरल मतलब ये होता है कि ये एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है जो कि किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है। ये एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है जो कि किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है। और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप इसके जरिए किसी वर्ड को मजीद डिफाइन करें। ऐसे ही जो है हम फिजिक्स में एसआई यूनिट्स के साथ कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं ताकि हम उन प्रीफिक्स को जो है वो हम मजीद डिफाइन कर सकें। और आमतौर पर ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू को और किसी बहुत छोटी यूनिट को वैल्यू को जो है वो एक नॉर्मल वे में एक्सप्रेस करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ एक जगह लिखा हुआ है 2000 मीटर, तो 2000 मीटर को मैं 2 किलोमीटर लिख सकता हूँ। या कहीं से लिखा हुआ है 4000 वॉट, उसको मैं 4 मेगावाट लिख सकता हूँ। या कहीं पे अगर लिखा हुआ है 0.001 सेकेंड्स, तो मैं इसको 1 मिली सेकेंड लिख सकता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ 0.00005 जूल्स, तो इसको मैं 5 माइक्रो जूल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने ये किलो लिखा है या मैंने मेगा लिखा है
या मैंने मिली लिखा है या मैंने माइक्रो लिखा है, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली क्या कहलाती हैं, ये सब बेसिकली प्रीफिक्स कहलाती हैं। ठीक है, ये सब बेसिकली क्या कहलाती हैं, ये सब यहाँ पर प्रीफिक्स कहलाती हैं। किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, जो सारी प्रीफिक्स होती हैं बेसिकली ये 10 की पावर्स होती हैं। बेसिकली क्या होती हैं, सारी 10 की पावर्स होती हैं। हमें ये याद करना होता है कि कौन सी प्रीफिक्स जो है वो 10 की कितनी पावर को कहते हैं। हमें ये याद करना होता है कि कौन सी प्रीफिक्स जो है वो 10 की कितनी पावर को कहते हैं, ये हमें याद करना होता है। अब देखें इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होगा कि मैं आपको जो है तकरीबन 10 प्रीफिक्स के बारे में बताऊँ। आपको उन 10 प्रीफिक्स के नाम, उनकी सिंबल और उनकी जो 10 की पावर होती है वो आपको याद करनी है। यानी कि मैं आपको लिख के दूंगा कि कौन सी प्रीफिक्स जो है उसका नाम क्या है और वो 10 की कितनी पावर को कहते हैं और उसके सिंबल। ठीक है, पहली जो प्रीफिक्स है हमारी, पहली जो प्रीफिक्स है हमारी उसे हम कहते हैं टेरा, शो करते हैं कैपिटल टी से। दूसरी सिंबल, दूसरी जो हमारी प्रीफिक्स है वो कहलाती है गीगा, शो करते हैं कैपिटल जी से। तीसरी जो हमारी प्रीफिक्स है उसे हम कहते हैं मेगा, शो करते हैं कैपिटल एम से। चौथी जो हमारी प्रीफिक्स है वो कहलाती है किलो, तो हम शो करते हैं स्मॉल के से। ठीक है, पांचवी जो प्रीफिक्स है हमारी वो होती है जनाब डेसी, इसको शो करते हैं स्मॉल डी से। छठी जो हमारी प्रीफिक्स होती है वो कहलाती है सेंटी, इसको शो करते हैं स्मॉल सी से। सातवीं जो हमारी प्रीफिक्स होती है वो होती है मिली, इसको हम शो करते हैं स्मॉल एम से। आठवीं जो हमारी प्रीफिक्स होती है वो होती है माइक्रो, उसको हम शो करते हैं म्यू से। सातवीं जो हमारी प्रीफिक्स, सॉरी नवीं जो हमारी प्रीफिक्स होती है वो होती है नैनो, इसको शो करते हैं स्मॉल एन से। और 10वीं जो हमारी प्रीफिक्स होती है वो होती है पी, और पीको को शो करते हैं स्मॉल पी से शो करते हैं। अब जो टेरा होती है वो बेसिकली बराबर होती है 10 की पावर 12। गीगा जो होती है वो एक्चुअली बराबर होती है 10 की पावर 9। मेगा जो होती है वो एक्चुअली बराबर होती है 10 की पावर 6 के। किलो बराबर होती है 10 की पावर 3 के। डेसी बराबर होती है 10 की पावर -2 के। सेंटी बराबर होती है 10 की पावर -2 के। मिली बराबर होती है 10 की पावर -3 के। माइक्रो बराबर होती है 10 की पावर -6 के। नैनो बराबर होती है 10 की पावर -9 के। और पीको बराबर होती है 10 की पावर -12। अब आपको कोई भी वैल्यू दी है उसको आप पहले 10 की पावर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर 10 की पावर को रिप्लेस कर देते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स। अब देखिए हमने ऊपर ये किया कैसे था। मिसाल के 2000 मीटर लिखा हुआ था ना, यहाँ 2000 का मतलब हुआ 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। और 10 की पावर 3 मीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब है किलो, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। ऐसे ही 4000 वॉट का था, 4000 को अगर आप 10 की पावर में चेंज करें तो बनेगा 10 की पावर 6 वॉट। और 10 की पावर 6 जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैग, तो हो जाएगा 4 मेगावाट। 0.001 को अगर आप 10 की पावर में चेंज करें तो बनेगा 1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड्स। और 10 की पावर -3 सेकंड का मतलब मिली होता है, तो हो जाएगा 1 मिली सेकंड। ऐसे 0.0005 जूल्स को अगर हम डिस्कस करें तो बनेगा 5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। और 10 की पावर -6 जो है वो क्या बनता है, बनता है 5 माइक्रो जूल। तो बेसिकली हम किसी भी वैल्यू को पहले 10 की पावर में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उस 10 की जो फॉर्म होती 10 की जो पावर होती है उसको हम रिप्लेस करते हैं उसकी प्रीफिक्स की सिंबल। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सिंबल हैं प्रीफिक्स ही आप चेंज नहीं कर सकते। टेरा का टी अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, अब स्मॉल टी नहीं।
या मिली का एम अगर स्मॉल है तो उसको स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे तो वो मेगा बन जाएगा। तो प्रीफिक्स की सिंबल जो है वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें सवाल इस तरह से आता है कि एग्जामिनर या तो डायरेक्ट आपसे प्रीफिक्स ही पूछ लेता है कि बताओ भाई हम नैनो को कितने 10 की पावर कहते हैं, या गीगा की सिंबल क्या होती है, या डेसी का मतलब 10 की क्या पावर है। तो एक तो आपको इसको रट्टा मारना है, ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ज़्यादा ही ओ लेवल्स में भी होता है। तो एक तो आपको उनको याद करना है। दूसरा होता है कभी कभी एग्जामिनर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के लिए दे देता है, तो अलजेब्रा दे देता है। मिसाल तौर पर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई हम आपको जो है वो प्रीफिक्स की फॉर्म में जो है, ठीक है, हम आपको प्रीफिक्स की फॉर्म में कुछ वैल्यूज देने हैं, आप उनको सिंप्लीफाई। मिसाल तौर पर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई 20, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई 20 माइक्रो सेकेंड को डिवाइड करना है आपको किससे, 2 माइक्रो सेकेंड से डिवाइड। ठीक है, नहीं है तो उसको ज़्यादा हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 20 सेकेंड्स को डिवाइड करना है 2 माइक्रो सेकेंड्स। दूसरे में आपको 30 मिलीमीटर को डिवाइड करना है 40, या 40 ना करें तो आप कर लें 60 नैनो सेकेंड। और तीसरे में आपको जो है वो 40 मेगावाट को डिवाइड करना है 2 मिलीवाट से। और चौथे में आपको जो है वो 30 माइक्रो जूल को डिवाइड करना है किससे, 4 मिली सेकेंड। ठीक है, तो चार मैंने आपको फ्रैक्शन लिख के दिए हैं, चारों को सिंप्लीफाई करें। चार आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, चारों को सिंप्लीफाई करें। सिंपली मैथमेटिक्स जैसे डिवाइड करते हैं ना, सिंप्लीफाई करो, मुझे बताएं इसके क्या आंसर होगा चारों। सर ये बेटा बोलो। सर ये जो सेकंड वाला है इसके इसमें ऊपर मिलीमीटर में और नीचे सेकंड में, तो यूनिट सेम करने पड़ते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ता। जो यूनिट आ रही है आप उसी यूनिट में आंसर लिखो। अगर यूनिट सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यूनिट डिफरेंट होगी तो वही रहेगी। सर पहले वाले का आंसर 1 इंटू 10⁻7 है। एक मिनट रुकिए जरा, 2 मिनट, 2 मिनट वेट करते हैं, पहले सब लोग सॉल्व ओके। कर लें फिर डिस्कस करते हैं। 2 मिनट वेट करें सही।
डन सर। ऑलराइट, इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। देखें, पहले जो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए, मुझे ना साइंसदान नहीं बनना है, बस जो कुछ लिखा है ना, बस मुझे उसको, मुझे जिस चीज के बारे में मुझे पता है उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। 20 तो 20 होता है, सेकंड सेकंड होता है, नीचे 2 होता है। माइक्रो मुझे पता है क्या होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, और सेकंड सेकंड होता है। कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पर, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा पावर 10 की 7। पावर। इसका ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻6, यानी कि हो जाएगा 10⁻7। यूनिट कोई नहीं बचेगी क्योंकि यूनिट कैंसिल होगा इसके अंदर, सेकंड सेकंड से कैंसिल होगी। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 30 मिली, मिली का मतलब है 10⁻³ इंटू मीटर। नीचे लिखा हुआ है 60 नैनो 10⁻⁹ सेकंड। कैंसिल क्या हो रहा है, 60 से आप 30 को कैंसिल करेंगे 0.5 बचेगा, इनके बना 0.2, तो 0.5 बचा, 10⁻³ है, 9 ऊपर जाके 10⁻+9 हो जाएगा, मीटर है, और सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 5.0 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तीसरे सवाल को देखें। 40 लिखा हुआ है, मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻6, वॉट का मतलब वॉट होता है। 2 मिली, मिली का मतलब है 10⁻⁻3, वॉट का मतलब वॉट होता है, वॉट से वॉट कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, देगा 20 × 10⁻6, और 10⁻3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा 2.0 एक्सपोनेंट 10 हो जाएगा। यूनिट कोई नहीं बचेगी, वॉट से वॉट कैंसिल हो जाएगा। 30 माइक्रो जूल लिखा हुआ है, 30 माइक्रो जूल का मतलब है 30 × 10⁻⁻6 जूल, और 4 का मतलब 4 होता है, मिली का मतलब 10⁻³ सेकंड। अब 30 को आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे ख्याल से बचेगा 7.5 × 10⁻⁻6, -3 पर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+3। एंड बाय द वे, जूल पर सेकंड क्या होता है, अगर आपको याद हो, जूल पर सेकंड वॉट होता है, तो हो जाएगा 7.5 × 10⁻³ वॉट, या चाहे तो उसको आप 7.5 मिली वॉट भी कह सकते हैं। इस तरह से ये फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफाई हो जाए। तो बेसिकली बस ये प्रैक्टिस करने का मकसद ये था कि आपको जो है प्रीफिक्सेस का मतलब पता चल जाए, और आपको ये पता चल जाए कि जब प्रीफिक्सेस और डिफरेंट वैल्यूज जब फ्रैक्शन में आती हैं तो उनको किस तरह से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम प्रीफिक्सेस को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रीफिक्सेस के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एन इक्वेशन और फॉर्मूला the units of all its terms should be same.
होमोजेनिटी का मतलब मैंने क्या लिखा? होमोजेनिटी का मतलब ये नहीं मैंने लिखा कि फॉर एन इक्वेशन और फॉर्मूला द यूनिट्स ऑफ ऑल इट्स टर्म्स शुड बी सेम। यानी कि होमोजेनिटी ये कहती है कि किसी भी फॉर्मूले या इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब की यूनिट्स हैं क्या होनी चाहिए, उन सब की यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा तफसील से बात करते हैं। पहले तो हम ये लफ्ज समझते हैं टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या है? फर्स्ट मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मैं लेता हूँ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। फिर मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। फिर मैं लिखता हूँ एक्स वाई माइनस 2z डब्ल्यू प्लस 3w स्क्वायर जेड स्क्वायर ए इक्वल टू 0। और फिर मैं लिखता हूँ कि 4k माइनस 3s इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे। अब मैं जिस शख्स से पूछूंगा, इस शख्स का नाम लेके पूछूंगा, मुझे बताएगा कि किस इक्वेशन में कितनी टर्म्स। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो है मैं वो फातिमा अजीज से पूछता हूँ कि फातिमा अजीज ये बताओ कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं। हाँ भाई फातिमा अजीज, इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं ये बताओ। दो माइक एंड 2 टर्म्स। फातिमा ने कहा कि इसमें 2 टर्म्स हैं। अच्छा भी उसके बाद जो है आप बताओ मुझे मोहतसिम खान। मोहतसिम खान साहब ये बताओ कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं। मोहतसिम खान साहब, मोहतसिम खान आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ये बताओ इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं। मुहिबुर रहमान तुम बताओ इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं। 3 सर। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब जो है वो लाइबा सिद्दीकी तुम बताओ। लाइबा सिद्दीकी इस इक्वेशन में लाइबा सिद्दीकी इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं। लाइबा सिद्दीकी आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा सर सुनिए, टर्म से मुराद आप पूछ क्या रहे हैं? मैं पूछ ही रहा हूँ इस इक्वेशन में टर्म्स कितनी है टोटल, ये पूछो। मैं वही पूछ रही हूँ कि टर्म से मुराद क्या, आप फिजिकल मतलब कि यूनिट्स पूछ रहे हैं या तो फिर मतलब क्या चीज? मैं तो सिर्फ अभी तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं टर्म से, बस फिर मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। पहले आप लोगों का फीडबैक ले लूँ ना। अच्छा सर। लाइबा सिद्दीकी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऑलराइट, लाइबा सिद्दीकी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास हैं मूसा तारिक साहब। मूसा तारिक साहब ये बताएं कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं। सर 3 है इसमें। इसमें 3 टर्म्स है। मूसा साहब कहते हैं इसमें 3 टर्म। ओके, उसके बाद मोहम्मद एहसन साहब ये बताएं कि नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसमें कितनी टर्म्स हैं। मोहम्मद एहसन सर 3 टर्म्स हैं। में 3 टर्म्स। ऑलराइट, अहमद अफजल साहब आप ये बताएं कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म। ओके सर 1 2 3 4 5 एक सेकंड, इसके अंदर कोएफिशिएंट भी ढूंढने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 आई गेस, क्योंकि डब्ल्यू स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। ऑलराइट 5 टर्म। अच्छा उसके बाद जो है मिशाल फातिमा तुम बताओ इस इक्वेशन में कितनी टर्म। 4s माइनस 4k माइनस 3s इज इक्वल टू 0। मिशाल फातिमा एक्सक्यूज बड़ा लो मुझे आवाज। हाँ, बोलो बेटा। दुबिया तुम क्या बोल रही हो, मुझे आवाज नहीं आई।
सर मैं सर, अपना ये ऊपर वाली इक्वेशन में 6 नहीं है क्या? अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि बस जो मैं K मैं भी तुम्हें है अपना ना। आंसर चेंज कर सकता हूँ सर? आंसर चेंज नहीं कर सकते, लॉक हो गया आंसर। सर लाइक विशाल अब मैं फातिमा, अगर सबर सबर सबर, विशाल फातिमा तुम बताओ इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स है भाई? 2। विशाल फातिमा पे 2 टर्म्स हैं भाई। अच्छा, चलिए अब आपने सबने आंसर दे दी। अब जरा मेरी बात सुने गौर से। देखिए टर्म का मतलब ये होता है कि किसी इक्वेशन में कितनी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, दैट्स इट। जो लोग अच्छे स्कूल से मैट्रिक करते हैं उनको पता होता है कि टर्म्स का मतलब होता है कि इक्वेशन में कितनी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने ओ लेवल्स किया, मैट्रिक तो नहीं किया आप लोगों ने, तो शायद आपको नहीं पता कि किसी इक्वेशन में जितनी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं वो टर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें x और y ऐड हो रहे हैं, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? इसमें टोटल 2 टर्म। इस इक्वेशन में x y ऐड हो रहा है और z सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस इक्वेशन में टोटल कितनी टर्म्स हो गई? इस इक्वेशन में 3 टर्म्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई एक टर्म है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई हो, और z उसमें प्लस हो, तो इसमें टोटल 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स नहीं है। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक टर्म है, z एक टर्म है पूरी, w2 एक टर्म है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म है। ये सही जवाब है। इस इक्वेशन में एक्स वाई पूरी एक टर्म है, 2z u w पूरी एक टर्म है, 3w स्क्वायर z स्क्वायर के पूरी एक टर्म। तो इस इक्वेशन में टोटल टर्म्स कितनी हो गई? इस इक्वेशन में टोटल टर्म्स आपकी 3 हो। और इस इक्वेशन में 4 की पूरी एक टर्म है और 3s एक पूरी टर्म, तो इस इक्वेशन में आपकी टोटल टर्म्स 2। ठीक है, सर एक सवाल था। हाँ एक सवाल पूछें भाई। सर ये इक्वल्स टू के बाद अगर जीरो आ रहा है, अगर जीरो के बजाय कोई और नंबर आता है जैसे 2 या 4, तो वो भी टर्म कहलाती है ना? या इसका एक आसान उसमें तरीका बताता हूँ मैं। इसका आसान तरीका ये होता है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि राइट साइड पे कोई टर्म आ रही है नहीं आ रही, तो उसका आसान हल ये होता है कि आप एक साइड पे जीरो लेकर आए। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस, मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू z, मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि राइट साइड पे z आ रहा है, इसका क्या करूँ? तो उसका आसान तरीका है कि मैं सबसे पहले इक्वेशन की एक साइड पे जीरो लिया, तो इक्वेशन की एक साइड पे जीरो लाने के लिए क्या जरूरी है? x प्लस वाई और z को मैं यहाँ लिया, तो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब देख लें, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म। सही है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो ना कि राइट साइड वाली को मैं काउंट करूँ नहीं करूँ, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि राइट साइड वाली को उठा के आप लेफ्ट पे ले आए, यानी कि सारी टर्म्स को एक तरफ कर ले, एक तरफ जीरो कर ले, तो फिर आसानी हो जाएगी काउंट करने। ठीक है, तो टर्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया? टर्म का मतलब मैंने ये बताया कि किसी इक्वेशन में जितनी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उसको हम टर्म कहते हैं। अब होमोजेनिटी क्या कहती है? तो होमोजेनिटी सर ये इसका मतलब है कि क्या मतलब है? टर्म और वेरिएबल दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल, वेरिएबल तो एक सिंगल आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर वाई में एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, लेकिन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई एक टर्म। ठीक है, बहरहाल तो मकसद कहने का ये हुआ कि भाई किसी भी इक्वेशन में या किसी भी फॉर्मूले में जितनी टर्म्स होंगी उन तमाम टर्म्स की यूनिट सेम होनी चाहिए, और उन तमाम टर्म्स की यूनिट सेम होगी तो इक्वेशन होमोजीनियस होगी, अदरवाइज वो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी, क्योंकि करेक्ट होने के लिए होमोजीनियस होना, होमोजीनिटी होना लाजमी है। तो जब तक कोई इक्वेशन होमोजीनिटी के साथ नहीं होगी वो करेक्ट नहीं। अभी सर आप होमोजीनिटी कोई इक्वेशन एग्जांपल दे सकते हैं होमोजेनियस मैं इक्वेशन आपको का? सैकड़ों एग्जाम्पल दूंगा सर इसकी, मैं आपको बहुत सारे थैंक यू एग्जाम्पल सर। दूंगा इसकी। ये टॉपिक तो अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है। अब ये होमोजेनिटी चेक कैसे करते हैं, यूनिट्स किस तरह सेम आती है, पूरी एक साइंस है। इस पे इंशाल्लाह ताला फिर हम तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी शायद। फ्राइडे को होती है ना आपकी क्लास या नहीं होती? सर फ्राइडे को होती सर। हाँ, तो बस इंशाल्लाह ताला फ्राइडे की क्लास में फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, होमोजेनिटी को। अभी सिर्फ मैंने आपको ये सिखाया है कि ट्रम किसे कहते हैं। मतलब एक तो डोनाल्ड ट्रम्प होता है, एक ये आपकी मैथ्स की ट्रम, तो ये टर्म मैथ्स में किसको कहते हैं मैंने आपको अभी ये सिखाया। आप होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं
ये इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर वहाँ पर बेसिकली लाइक जो भी हम फॉर्मूले या इक्वेशन यूज करते हैं ना डेली लाइफ, सब होमोजेनिटी के साथ प्रूवन होती है, जैसे आइंस्टाइन जानी ये की हो पहला गई, क्राइटेरिया न्यूटन। ये पहला क्राइटेरिया ये पहला ओके क्राइटेरिया के बगैर किसी क्वेश्चन को हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। मतलब मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कल आप साइंसदान बन जाते हैं, आप कहते हैं यार मैंने ना ये फला चीज का फॉर्मूला ईजाद किया है, तो तुम बाद में चेक करेंगे फॉर्मूला सही है गलत है, वो तो बहुत बात की बात है। पहले तुम ये चेक करेंगे भाई कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला होमोजीनियस भी है या नहीं। तो अगर फर्स्ट उसकी साइड टर्म की यूनिटी बराबर नहीं आ रही तो हम फॉर्मूले को सिर्फ उठा के फेंक दें। क्योंकि पहला क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी फॉर्मूले या इक्वेशन के सही होने के लिए कि उसको होमोजीनियस। अब ये होमोजीनिटी कैसे चेक करते हैं और उसको हम किस तरह सवालों में यूज करते हैं ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको तफसील से बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह इसकी वर्कशीट भी सॉल्व। ठीक है, टिल देन अल्लाह थैंक हाफिज, यू। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। सर सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। बाय बाय। PDF